today's lecture, we are going to learn one of the most important properties of solution. It is concentration. Concentration is used in our day-to-day life. Every one of us, we are having a chemistry lab at home, that is a kitchen. और उसमें जो जो भी बनता है उसका एक concentration होता है. कैसे concentration? How we can feel concentration? मैं एक situation देता हूँ. जैसे मान लो कि आपके घर पे गेस्ट आए हैं और आपने लेमन जूस उनको देना है बना के. आप गोइंग टू ऑफर लेमन जूस टू देम. और लेमन जूस कैसे बनाते हैं? ऑब्वियसली पानी लेंगे, उसमें लेमन डालेंगे, शुगर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे. तो ये क्वार्टरनरी सोल्यूशन हो गया. 3 सोल्यूट हो गए ना, लेमन हो गया, सॉल्ट हो गया और शुगर हो गया, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट. तो होमोजेनियसली मिक्स होता है. इट इज अ सोल्यूशन. करेक्ट. अब उनको देने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली थोड़ा सा चक्के देखेंगे. चक्के में जो टेस्ट लेते हैं वही कॉन्सेंट्रेशन. सपोज टेस्ट लिया और आपको समझा कि अरे लेमन ज्यादा हुआ है, मतलब वो खट्टा हुआ है, तो आपको समझ में आता है कि लेमन ज्यादा हुआ है, सोल्यूट ज्यादा हुआ है. तो अब ये खट्टापन कम कैसे करेंगे? उसमें से लेमन तो निकाल नहीं सकते. तो फिर क्या करते हैं, है ना, ऑब्वियसली हम उसमें पानी ऐड करेंगे. मतलब हमने क्या किया? डाइल्यूशन बढ़ाया. कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन, ये हमारी डे टू डे लाइफ में होता है. सिर्फ ये रियलाइज नहीं होता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है. बहुत सारे तरीके. उसमें से 6 आपके सिलेबस में हैं. कौन कौन से हैं? नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन एंड परसेंटेज. उसमें से पहले नॉर्मेलिटी देख लेते हैं. नॉर्मेलिटी विच इज कैपिटल एन, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. 3 स्टेप्स है. देयर आर 3 स्टेप्स. ये फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑब्वियसली ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंपल्सरीली इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम तो समझ में आता है ना, जो लीटर या डेसीमीटर क्यूब में होता है सोल्यूशन का वॉल्यूम. लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है सोल्यूट का, है ना, इसके लिए उसका सेकेंड स्टेप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट. इट इज वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट. अब वेट ऑफ द सोल्यूट मतलब एक्चुअली जो वेइंग टाइम में लिया जाता है सोल्यूट का मास या वेट. और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसका सिंबल अभी हम लोग ई यूज करेंगे. इक्विवेलेंट वेट के कई सारे फॉर्मूला है. डिपेंड्स कि आपका सोल्यूट क्या है. अगर सोल्यूट एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का ये फॉर्मूला है. मोलर मास ऑफ द एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अगर आपका सोल्यूट बेस है तो उसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज मोलर मास ऑफ द बेस अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस. अगर आपका सोल्यूट जो है वो एलिमेंट है तो फॉर्मूला आता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. जबकि सोल्यूट अगर सॉल्ट रहेगा तो फॉर्मूला आता है मोलर मास ऑफ द सॉल्ट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन. ये इक्विवेलेंट मास ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिखा है. OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट. इसका फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना. तो ऑलमोस्ट सबका न्यूमरेटर तो मोलर मास है, वो आप जानते हैं. डिनोमिनेटर में आपको एग्जांपल में समझाता हूं. हर एक का डिनोमिनेटर, ये जो सबके डिनोमिनेटर्स है इनको एन फैक्टर ऐसा कहते हैं. मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं. नॉर्मेलिटी is one of the ways to express concentration. Let us learn experimentally. अभी मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए वैसे कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि लैबोरेटरी में 0.1 नॉर्मल, ऐसे लिखते हैं 0.1 नॉर्मल कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन बनाना है. कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH. अब ये दिखने के लिए व्हाइट कलर सॉलिड होता है ना. NaOH कैसे दिखता है? उसका फिजिकल स्टेट इज सॉलिड. वो व्हाइट कलर एक सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है. इसका 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है. मतलब क्या, प्रैक्टिकली क्या करना होगा? ये 0.1 मतलब इधर इसका आंसर आपको फॉर्मूला वाइज 0.1 आना चाहिए. करेक्ट ना. 0.1 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1/10. करेक्ट और नॉट? ऐसे. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH शुड बी प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. अगर ऐसा हुआ तो सोल्यूशन विल बी 0.1 नॉर्मल. करेक्ट और नॉट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट शुड बी प्रेजेंट इन 10 लीटर्स. करेक्ट ना. अभी 10 लीटर लेके हम लोग रेडी हैं सोल्यूशन. करेक्ट ना. मतलब वाटर मैंने लिया 10 लीटर, उसमें मुझे क्या करना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डालना है.
तो यहाँ पे आते हैं, मतलब इसका आंसर आपको 1 लाना है, ये जो है इसका आंसर आपको 1 लाना है। अब रेशो का आंसर 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, करेक्ट ना? तो मैंने NaOH का कितना वेट लेना है, कितना ग्राम लेना है, जितना NaOH का इक्विवेलेंट वेट, तभी इधर 1 आएगा। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अभी NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए NaOH क्या है? इट इज अ बेस, करेक्ट ना? तो ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस NaOH। मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 एंड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस तो एक ही है कि नहीं? कैन यू सी दैट? इसका फॉर्मूला में ऐसा, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो CaOH ट्वाइस, ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस 2 आता। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो AlOH थ्राइस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस 3 आता। लेकिन NaOH में तो एक ही OH है, तो इसके लिए इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? इट इज 40 ओनली। ये आ गया, ये कितना है अपना? 40 आया। और इधर कितना चाहिए आपको? 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। इधर 40 है, इधर 1, तो इधर कितना आना चाहिए? 40, ऑब्वियसली, करेक्ट ना? तो मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेना है, मतलब एक्चुअली मैंने उसका 40 ग्राम्स लेना है, करेक्ट ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेना मतलब 40 ग्राम्स उतना उसका लेना चाहिए, राइट? वो 40 ग्राम्स जो है ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वो मैं किसमें डालूंगा? 10 लीटर्स में। सो 40 ग्राम्स ऑफ NaOH मतलब ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग 10 लीटर में डालेंगे, तो NaOH क्या हो जाएगा? 0.1 नॉर्मल। ये इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाता हूं। ये जो इक्विवेलेंट वेट है लगेगा तो उसको भी सीख लेते हैं। वैसे वो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये जो वर्ड इक्विवेलेंट है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट, मैं 2 वर्ड्स लिख रहा हूं, इक्वल और इक्विवेलेंट। तो कॉमन मैन के लिए तो ये सेम वर्ड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले जान लो ये दोनों सेम नहीं है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मैंने 2 नंबर्स लिखे 1 and 100, नाउ दे आर नॉट इक्वल, वी नो दैट, बट वही नंबर्स लिख के अब मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं इंडियन करेंसी के हिसाब से, 1 रुपी और यहाँ पे पैसा लिखा, तो अभी इसको पढ़ना चाहिए इक्विवेलेंट। ये तो अभी भी इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी 2 चीजें जिनका वैल्यू इक्वल है। जरूरी नहीं कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, जैसे 1 and 100 मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, लेकिन इंडियन करेंसी में 1 रुपए का जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू 100 पैसे का वैल्यू, तो ये 2 क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। आर यू गेटिंग इट और नॉट? है ना? जब मैं ऐसा कहता हूं किसी को, सपोज फ्रूट वेंडर है, मैं फल ले रहा हूं, उसको कहा कि भैया मुझे 1 डजन एप्पल देना। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, गिव मी 1 डजन एप्पल्स। मेरे पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ एक नंबर है 1, तो क्या सामने वाला मुझे 1 एप्पल देगा? नहीं, वो मुझे 12 देता है, लेकिन मेरे पूरे स्टेटमेंट में मैंने 12 किधर बोला ही नहीं, लेकिन 1 के बाद डजन आया है तो उसने मुझे 12 दिया। अभी 1 and 12 आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट, है ना? 1 डजन वैसे ही इक्विवेलेंट वेट का है। जब आपको 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH डालना है, करेक्ट ना, तो आप NaOH का 1 ग्राम डालेंगे क्या? नहीं, तो आपको केमिस्ट्री समझा नहीं, करेक्ट ना? आपको NaOH का कितना डालना है? 1 इक्विवेलेंट मतलब कितना डालना है? यू आर सपोज टू पुट 40। कैसे है वो हमने निकाला कि नहीं? 1 इक्विवेलेंट, यहाँ पे फॉर्मूला मैं वापस बता रहा हूं, ये लिखा है ना, कैन यू सी दैट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना? इसमें इसका आंसर मुझे अगर 1 लाना है, 1 इक्विवेलेंट, तो ये 2 सेम होना चाहिए, करेक्ट ना? NaOH का इक्विवेलेंट वेट हम निकाल चुके हैं 40, करेक्ट? तो इधर 40 आएगा तो 40/41 आएगा कि नहीं? तो NaOH का 1 इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया? 40, करेक्ट है ना? ये NaOH है, इसके लिए ऐसा है, करेक्ट है? लेकिन अपने को इक्विवेलेंट नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। ज्यादा फर्क नहीं, मैं आपको समझाता हूं। जस्ट हियर आई एम राइटिंग इट हियर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना? 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो पूरा लिख लेते हैं ऐसा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इसका मतलब ही सेम ही है दोनों का, है ना? ऐसा, दैट इज, ऐसे लिखते। तो ये 2 चीजें सेम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH मतलब ही 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ऐसा किसी भी सब्सटेंस का। अभी मैं NaOH ले रहा हूं,
करेक्ट ना, विच इज वॉट 40, करेक्ट। अब ये मैं वापस लिख रहा हूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40। तो मैंने वापस वैसे ही लिख दिया, अभी इक्वल टू के इस तरफ चेंज करो, इधर आता है ग्राम, तो कैसे पढ़ेंगे अभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, अभी इक्वल टू के इस तरफ ग्राम आया तो इस तरफ भी ग्राम आएगा, 40 ग्राम्स, करेक्ट ना। अभी ये टर्म प्रैक्टिकल हो गया है ना। मैंने अगर ऐसा कहा सपोज कि गिव मी या एक सिंपल आंसर, व्हाट इज 1 डजन, 1 डजन का आंसर क्या आएगा 12। अभी मैंने ऐसा कहा 1 डजन एप्पल, तो आंसर क्या आएगा 12 एप्पल्स। पहले केस में मैं डजन पे रुका तो आंसर भी 12 पे ही था, 1 डजन इज 12। लेकिन जब मैं 1 डजन के बाद एप्पल बोलता हूं तो 12 के बाद एप्पल आता है कि नहीं, वैसे ही है। व्हाट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 40। व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 40 ग्राम्स। तो याद रखना, कल जब आप कभी भी बड़े होके साइंटिस्ट बन गए अगर, और किसी ने कहा वो केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे, लैबोरेटरी में आपके जो साइंटिस्ट रहेंगे वो केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे, उसको 40 ग्राम्स ऑफ NaOH चाहिए तो वो 40 ग्राम्स मांगेगा नहीं, जानबूझ के क्या बोलेगा, गिव मी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तब आपने उसको 40 ग्राम्स देना चाहिए, ना कि 1 ग्राम। उसने बोला गिव मी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो आपने 80 ग्राम्स देना चाहिए। उसने कहा गिव मी हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो आपने 20 ग्राम्स देना चाहिए। सो ये बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल मैथ्स है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, जो हम लोग नॉर्मेलिटी में यूज कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी के इस सेगमेंट में पहले हम लोग एसिड्स से शुरू करते हैं। एसिड्स का नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यू कैन सी दैट 4.1 grams of orthophosphorus acid in 500 milliliters is how many normal। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंट्रेंस वालों का फेवरेट है। इसका फॉर्मूला होता है H3PO3, ऐसा याद रखना। ये जो है वो ऑप्शनल है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो या सिर्फ फॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला यही है, ये दो अलग चीजें नहीं, एक ही है, इट इज वन एंड सेम थिंग। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा, एंट्रेंस वालों को एक आदत है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड वो लोग ऐसे लिखते हैं POH ऐसा थ्राइस, है ना। कैन यू सी, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन साथ में लिख देते हैं। तो कई सारे बच्चों को लगता है कि ये बेस है, लेकिन ऐसा नहीं, फॉस्फोरस बेस बनाता नहीं, वी नो दैट। तो अभी भी ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ही है या सिर्फ फॉस्फोरस एसिड, ये ऐसे निकालते हैं, करेक्ट। इसका नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। सो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस यहाँ पे आएगा। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये 17, 17 3 जा 51, 51 प्लस फॉस्फोरस का 31, तो हो गया 82। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, है ना। H दिखते तो 3 है लेकिन रिप्लेसेबल सिर्फ 2 है। ये कैसे है 2, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल देख लो, इक्विवेलेंट वेट 41 आया, करेक्ट। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये 2 कैसे है। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो फॉस्फोरस है इस एसिड में। सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर के सेंटर में है वो सेंट्रल एटम नहीं होता है, वो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसके सारे जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एटम तय करता है उसके हिसाब से फंक्शनिंग होता है, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं, वो मेन है। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो फास्फोरस पेंटावैलेंट है, ऐसे 1 2 3 4 5, ये हो गया फास्फोरस। अभी ऑक्सीजन कितने हैं, 3, उसमें से एक शोर आएगा क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, एक इधर एक इधर एक इधर, उनका डाइवैलेंसी में एक एक बाकी है ऐसा, और आएगा 3 हाइड्रोजन। तो देख लो ये परफेक्ट हो गया H3PO3, करेक्ट। जिसमें ये हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम फास्फोरस को डायरेक्टली अटैच नहीं है, पहले वो ऑक्सीजन को अटैच है फिर फास्फोरस को अटैच है। ये हाइड्रोजन भी फास्फोरस सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच नहीं है, सिर्फ ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल नहीं है, और जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है वो रिप्लेसेबल है। तो ये दोनों रिप्लेसेबल है और ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन है कितने, 3, लेकिन रिप्लेसेबल सिर्फ 2 है, करेक्ट। हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है, कैन यू सी दैट, इक्विवेलेंट वेट में एसिड का मोलर मास वो तो हम लोग निकाल चुके हैं 82,
अपॉन क्या लिखा है, नंबर ऑफ H प्लस नहीं लिखा है, देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस है। तो इस एसिड के पास H प्लस वैसे तो 3 हो सकते थे, लेकिन रिप्लेसेबल सिर्फ 2 ही है, इसके लिए ऐसा था। तो इक्विवेलेंट वेट 40 हो गया। अब नॉर्मैलिटी, राइट ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मैलिटी, है ना। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, ये जो 2 स्टेप्स है ना उसको मैं क्लब करता हूं। यू सी योर, यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको, इसका सिंबल लेते हैं वेट, ये वेट और ये इक्विवेलेंट वेट, करेक्ट है ना। मतलब ये जो हो गया, दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या आएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर लीटर्स में रहेगा तो यही फॉर्मूला आएगा, अगर ये मिलीलीटर रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में रहेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा तो इधर 1000 आएगा, करेक्ट ना। यहाँ पे 1000 क्यों आया, देखो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है, सपोज मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे, तो ये लीटर हो गया कि नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है ऐसा, तो मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, आपको वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर, इधर दिया है ना मिलीलीटर में, मतलब यहाँ पे 1000 लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो 1000 इधर लिखते हैं ऐसे, वो एडजस्ट हो जाता है ऐसा, ये फॉर्मूला आएगा, करेक्ट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा, मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 आएगा। तो यहाँ पे वही चीज है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। चेक करो वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर्स में, तो डिवाइडेड बाय 1000, मतलब ये 1000 इधर आएगा ऐसे, है ना। नाउ व्हाट इज द वेट गिवन, इट इज गिवन एज 4.1 ग्राम्स, करेक्ट, into 1000 अपॉन व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना है अपना 41, यस, इनटू वॉल्यूम इज गिवन एज 500 मिलीलीटर्स। सो ये 500 2 हो गया और ये 0.1 हो गया, तो आपका आंसर आएगा 0.2 और इसका यूनिट है एन, एन को पढ़ते हैं नॉर्मल। Let's see second question for normality. 9.8 grams of orthophosphoric acid in 250 milliliters of the solution is how many normal? यहाँ पे भी ऑर्थो ऑप्शनल है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H3PO4 ऐसे। तो पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 98, करेक्ट ना, ऐसे। H3PO3, H3PO3 वाज 82, करेक्ट ना, तो एक ऑक्सीजन बढ़ा है मतलब 16, सो 82 प्लस 16, करेक्ट ना, सो इट शुड बी 98 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन शुड बी 3, ये ऐसे आएगा। अब ये 3 क्यों आया, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका भी सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, सो फॉस्फोरस इज पेंटावैलेंट लाइक दिस 1 2 3 4 5, और 4 ऑक्सीजन है PO4, ये हो गया, हर एक ऑक्सीजन डाइवैलेंट है ये। अब इसके तीनों हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तीनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, पहले ऑक्सीजन को कनेक्टेड है फिर फॉस्फोरस, तो तीनों रिप्लेसेबल है, इसके लिए डिनोमिनेटर में 3 आएगा। अब इसको डिवाइड मत करो, जरा ऑब्जर्व करेंगे तो यही नंबर दिया है 9.8 दिया है सर, तो कैलकुलेशन कैसे करने का, नॉर्मैलिटी इज वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना, 2 मैंने इसके लिए लिखा क्योंकि ये सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स है, कैन यू सी दैट, तो मिलीलीटर्स में वॉल्यूम है मतलब 1000 आएगा, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मूला है। नो नॉर्मैलिटी, व्हाट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट, 9.8 grams into 1000 अपॉन, है ना, इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट 98 अपॉन 3 ऐसा, तो 3 ऊपर चले जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पे ले ले, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 250 ऐसे, तो ये 250 4 जा हो गया, ये 4 3 जा 12 और ये 0.1, तो 12 इंटू 0.1 इज 1.2 नॉर्मल, ये हो गया आंसर।
See question number 3 here. 4.9 grams of sulfuric acid in 0.5 to 10 raised to -2 meter cube of solution is how many normal? तो पहले वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करेंगे? डेसिमल शिफ्ट करते हैं. ये ऐसा दिया है ना, इंटू 10 रेज टू -2 मीटर क्यूब. डेसिमल शिफ्ट करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब. आप जानते हैं दिस इज 1 लीटर, सो बेसिकली ये 5 लीटर हो गया है ना. पहले सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98. आपको एटॉमिक वेट जनरली दिया जाता है. सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है. एक ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 प्लस 2 टोटल करेंगे तो 98 आएगा. अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इज 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 49. ये 2 में एक्सप्लेन करता हूँ. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस. सल्फ्यूरिक एसिड में सेंट्रल एटम सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 ऐसे आता है. करेक्ट. तो अभी सेंट्रल एटम सल्फर का है ना, इट इज हेक्सावेलेंट. सो ये ऐसे आएगा. 6 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6. 4 ऑक्सीजन, उसमें से 2 इधर आए 2 इधर आए. इनका डायवैलेंस इधर आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा. तो ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये सेंट्रल एटम सल्फर को डायरेक्टली अटैच नहीं है. पहले ऑक्सीजन को अटैच्ड है फिर सल्फर को, मतलब दोनों रिप्लेसेबल है. इसके लिए 2 आया. This is 49. अब normality. What is normality? Weight of the solute upon equivalent weight. Volume in liters है, हमने कन्वर्ट किया ना लीटर्स. ये तो इधर 1000 की जरूरत नहीं है. Therefore, what will be the normality? Weight कितना दिया है? 4.9. Equivalent weight कितना है? 49. Into what is the volume? 5 liters. So basically this is 0.1 upon 5. So what should be your final answer? It is 0.02 normal. Yep, answer right. Okay, let's see question number 4 here. 4.6 grams of H2CO2 in 2 liters is how many normal? अब ये भी एंट्रेंस वालों को आदत है कि वो लोग आपको ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं. अब ये कौन सा एसिड है? ये ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड है. वो कंडेंस फॉर्मूला लिखा है HCOOH. करेक्ट है ना? ऐसे इसका स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, ऐसे आएगा ऐसे. सो ये हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप वाला ये जो कार्बन है सेंट्रल, उसको डायरेक्टली अटैच, मतलब ये रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये रिप्लेसेबल है फॉर श्योर. करेक्ट. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस 1 हो गया. इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 आता है. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इज 1. इक्विवेलेंट वेट हो गया 46. नाउ नॉर्मेलिटी. इट इज द गिवन वेट विच इज 4.6 grams अपॉन इक्विवेलेंट वेट विच इज 46. द वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर्स, 2 लीटर्स है ना, तो 1000 की जरूरत नहीं. सो दिस इज 0.1 अपॉन 2. ये 0.1 आएगा, ये अपॉन 2. सो इट इज गोइंग टू बी, है ना, व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? 0.05 normal is your final answer. See the next question. Question number 5. 6.3 grams of oxalic acid in 400 milliliters. Now oxalic acid in its hydrated form लेना होता है by default H2C2O4 dot 2 times H2. Don't forget this. है ना, by default ही आएगा. This is मतलब एक क्रिस्टलाइन जो होता है, हम लोग हमेशा 2H2O करते हैं. ये याद ही रखना है. वो फॉर्मूला आपको नहीं देंगे, दिया तो यू आर वेरी लकी. अभी इसमें ये एसिड पार्ट है सिर्फ, ये तो वाटर है. इसका स्ट्रक्चर आएगा ऐसे. इट्स अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. कैन यू सी दैट? ऐसे H2C2O4. तो ये और ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है क्योंकि वो कार्बन को डायरेक्टली अटैच नहीं है. तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? द मॉलिक्यूलर वेट इज 126. कैसे आया? सिर्फ एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 90 आता है. एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर यानी 18 होता है, तो 2 जा यानी 36 ऐसे. तो ये 126 आ गया. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इट इज 2. सो इक्विवेलेंट वेट इज 63. ये आ गया. नॉर्मेलिटी. द गिवन वेट इज 6.3 grams. इक्विवेलेंट वेट इज 63 इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम? 400 मिलीलीटर. अब ये मिलीलीटर है मतलब 1000 आएगा.
ऐसे। तो सिंपली है ना, दिस विल बी 2.5 टाइम्स और ये 0.1 है। सो योर आंसर इज 0.25 नॉर्मल, है ना। कैलकुलेशंस भी फास्ट होना चाहिए, यही आएगा आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। 3.65 grams of HCl in 800 milliliters is how many normal? Okay, now HCl in its aqueous solution will dissociate as H plus and Cl minus aqueous. The number of replaceable H plus ions is only 1. So what is the equivalent weight? The molecular weight is 36.5. Number of replaceable H plus ions is 1. So equivalent weight is 36.5. What is normality? It is given weight. What is the given weight? 3.65 grams upon the equivalent weight is 36.5. The volume given is 800 milliliters. Milliliter है मतलब 1000 आएगा, correct? So this is gone. This is going to be 1.25 और ये 0.1 आएगा। So your answer is 0.125 normal. Okay, let's see the question number 7. 6.1 grams, इधर grams to grams of BOH thrice in 500 milliliters is how many normal? So अभी OH thrice है तो ये बेस नहीं है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है। यस, सिर्फ बोरिक एसिड, ये ऑप्शनल है। बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला एक्चुअली है H3BO3, ऐसे ये होता है। तो इसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है ना, रिएक्शन लिखना पड़ता है। ये ऑर्थोबोरिक एसिड BOH थ्राइस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज मेड टू रिएक्ट विथ वाटर। ये मैं वाटर लिख रहा हूं, HOH लिक्विड। तो क्या रिएक्शन होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको? H प्लस मिलेगा और OH माइनस, जिसमें से OH माइनस लिटरली इधर ऐड हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, BOH थ्राइस तो था और OH माइनस ऐड करते हैं तो हो जाएगा BOH 4 टाइम्स और OH माइनस का माइनस साइन आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स अनायन मिला आपको, करेक्ट। सी और H प्लस और OH में से OH गया, बचा क्या? H प्लस आया। इसके लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस सिर्फ 1 है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आपको एक्सप्लेनेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने देके रखा है। तो इसका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस 1 हो गया, जो इक्विवेलेंट वेट में लगता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 61 है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इज 1, है ना। यहाँ पे मैं बोरॉन का एटॉमिक मास 10 ले रहा हूँ, 10। तो 16 प्लस 1 17, 3 जा 51, है ना, प्लस 10, 61 upon 1 it is 61. So what is the normality? The given weight is 6.1 grams, equivalent weight is 61. What is the volume given? It is 500 milliliters. तो मिलीलीटर है, इसके लिए 1000 आएगा। तो this is gone, this is 2 and this is 0.1. So your final answer is 0.2 normal. So this is everything about नॉर्मेलिटी एज वेल एज एसिड इज कंसर्न। इस वीडियो में हमने क्या देखा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा, थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट देखा और नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड्स के 7 एग्जांपल्स मैंने आपको सिखाए हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, नॉर्मेलिटी ऑफ एलिमेंट, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो सिखाऊंगा। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। सो आज का वीडियो अगर आपको समझा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, so don't forget to press the like button and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.